नाउ बॉन्ड के अंदर जो मेजर और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज़ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे सॉलिड्स के चैप्टर में। इस चैप्टर में हम कोवलेंट बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल। अब जब दो एटम्स सेपरेट थे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेपरेट थी। अब जब इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल बना है तो मॉलिक्यूल के अंदर नई काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसमें शामिल है मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई है, कैसे दो एटम्स ने एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनाया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल के अंदर आती है दैट इज़ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, इसमें एटम्स किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होंगे, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। देन नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। देन इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा। देन इसके अलावा मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल के अंदर अराइज़ होती हैं ये बॉन्डिंग की वजह से अराइज़ होती हैं। तो अब अगर हम किसी थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी थ्योरी है जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है तो एक परफेक्ट थ्योरी के लिए लाजमी है कि वो बॉन्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करे। एक परफेक्ट थ्योरी के लिए ये लाजमी है कि वो ये एक्सप्लेन करे कि एटम्स के दरमियान कैसे बॉन्ड बना है और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है, मॉलिक्यूल की शेप क्या है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा और कितना रिएक्टिव होगा। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल की जो लाजमी है एक मॉलिक्यूल या बॉन्डिंग की थ्योरी के लिए कि वो थ्योरी इन सब को एक्सप्लेन करे। तो अब हमारे पास बॉन्डिंग के लिए डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। So the major theories of bonding are valence bond theory and molecular orbital theory. वेसिपर इज़ अ सिंपल मॉडल। वेसिपर एक सिंपल मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन ओनली द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वेसिपर सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करता है। नाउ बॉन्डिंग की थ्योरीज पढ़ने से पहले यू मस्ट कीप इन माइंड कि हमारे पास कोई भी थ्योरी बॉन्डिंग की परफेक्ट नहीं है। कोई भी थ्योरी मॉलिक्यूल की इन सारी प्रॉपर्टीज़ को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऑल्दो कि कुछ थ्योरीज बाकी थ्योरीज से बेहतर हैं, लेकिन इन इटसेल्फ कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो बॉन्डिंग को और बॉन्डिंग के बाद पैदा होने वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको परफेक्टली एक्सप्लेन कर सके। हर थ्योरी के अपने पोस्टुलेट्स हैं, हर थ्योरी का अपना एक वे ऑफ ऑपरेशन है या वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मॉलिक्यूल्स है जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो हम सारी थ्योरीज़ को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये मॉलिक्यूल की किस किस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ वेसिपर थ्योरी, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक कोवलेंट मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल है NH3। तो हमारे पास हर मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमें देख के पता चलता है कि नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यूजुअली वो एटम होता है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। अब जो बाकी एटम्स उसके इर्द गिर्द हैं इनको हम कहते हैं सराउंडिंग एटम्स। तो NH3 में नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम जबकि हाइड्रोजन इज़ सराउंडिंग एटम्स। अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सेंट्रल एटम का हम ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे पास ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है। तो जो हमारे पास सेंट्रल एटम का ग्रुप होगा, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। तो नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। तो हम नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे। अब अगर हम सराउंडिंग एटम की बात करें तो सराउंडिंग एटम यूजुअली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। अगर इनमें से कोई एटम है सराउंडिंग एटम्स तो कीप इन माइंड कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन या सल्फ़र में से कोई सराउंडिंग एटम है तो कीप इन माइंड कि ये 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन,
दूसरा हाइड्रोजन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, जबकि तीसरा हाइड्रोजन थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यूँ हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल बन जाएगा। देन हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल H2O। तो H2O के लिए सेंट्रल एटम हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन एटम। नाउ ऑक्सीजन एटम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। नाउ इसमें सराउंडिंग एटम्स हैं हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है सल्फ़र। नाउ सल्फ़र बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, तो हमारे पास इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ सराउंडिंग एटम है इसमें ऑक्सीजन, तो कीप इन माइंड ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फ़र के साथ और दूसरा ऑक्सीजन बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यूँ हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अनदर मॉलिक्यूल SnCl2। सो टिन इज़ द सेंट्रल एटम एंड टिन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। सो इसके इर्द गिर्द हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। नाउ क्लोरीन इज़ द सराउंडिंग एटम, तो क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज़ SnCl2 मॉलिक्यूल। सो इन रूल्स की मदद से हम कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्राइंग इज़ पॉजिटिव आइंस। हम पॉजिटिव आइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं हम 2 पॉजिटिव आयन से। फर्स्ट इज़ NH4 प्लस आयन दैट इज़ अमोनियम आयन एंड सेकंड इज़ H3O प्लस आयन दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। नाउ इसका तरीका भी वही है, हम पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाउ नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, तो इसके इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि हमारे पास NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कभी कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम उठा के किसके ऊपर डालेंगे? सेंट्रल एटम के ऊपर। तो नाइट्रोजन हमारे पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव हो चुका है तो इसका मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया है। अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूँ हमारे पास सेंट्रल एटम की कन्फिग्रेशन बन गई। अब सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन्स, तो 4 हाइड्रोजन्स हम बनाएंगे नाइट्रोजन के इर्द गिर्द। तो यूँ हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह हम बनाते हैं H3O प्लस। तो ऑक्सीजन हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 को, तो इसके इर्द गिर्द नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में अब 6 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बनाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यूँ हमारे पास H3O प्लस का आयन बन जाएगा। सो इस रूल के थ्रू हम किसी भी पॉजिटिव आयन को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम एक नेगेटिव आयन को कैसे बनाएंगे। सो कीप इन माइंड कि हमारे पास नेगेटिव आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो लाजमी नहीं है कि सेंट्रल एटम पे हो। नेगेटिव आयन का नेगेटिव चार्ज उस एटम पे होगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सो मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जाएगा। सो लेट अस कंसीडर SO4 2-। नाउ सेंट्रल एटम है सल्फ़र। सल्फ़र बिलोंग्स टू ग्रुप 6, तो हम इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। नाउ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कीप इन माइंड कि नेगेटिव चार्ज उस एटम पे जाएगा जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक ही ऑक्सीजन पे दोनों नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे, एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे, दूसरा नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पे आएगा। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखें कि जब कभी सराउंडिंग एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट से एक बॉन्ड कम बनाएगा। तो ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो अब नेगेटिव ऑक्सीजन एक बॉन्ड कम बनाएगा क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नेगेटिव चार्ज के आने से पूरी हो चुकी है। तो अब इसको
को 2 की बजाय एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो अब सल्फ़र के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, जबकि बाकी 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन्स जो है वो नॉर्मली डबल बॉन्ड बनाएंगे और यूँ हमारे पास सल्फ़र SO4 2- का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाउ इसी तरह हम देखते हैं NO3-। तो नाइट्रोजन इज़ द सेंट्रल एटम इन दिस मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम बनाते हैं। नाउ नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हैं 3 ऑक्सीजन्स। सो लेट अस ड्रॉ 3 ऑक्सीजन्स। अब 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इन तीनों में से एक ऑक्सीजन को हम नेगेटिव कर देते हैं। जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन्स हैं वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यूँ हमारे पास NO3- नाइट्रेट आयन बन जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं CO3 2- कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में सेंट्रल एटम है कार्बन, जिसके अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नाउ इसके इर्द गिर्द 3 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं एज सराउंडिंग एटम। अब 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनाएंगे, जबकि हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाएगा और यूँ CO3 2- आयन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और आयन है PO4 3- फॉस्फेट आयन। तो हमारे पास फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम इसके इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। नाउ सराउंडिंग एटम्स हैं 4 ऑक्सीजन्स, तो हम 4 ऑक्सीजन्स बनाते हैं। नाउ चार्ज है 3-, तो इनमें से 3 ऑक्सीजन्स को हम नेगेटिव कर देते हैं। अब नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे विथ फॉस्फोरस और जो चौथा न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यूँ हमारे पास फॉस्फेट आयन बन जाएगा। सो यूजिंग दीज सेट ऑफ रूल्स वी कैन ड्रॉ एनी कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे वेसिपर के अंदर इसको यूज़ करके मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमिन कर सकते हैं।